हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। और ये प्रैक्टिस पेपर आपके फर्स्ट टर्म की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से आने की उम्मीद है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि इस एनबी लर्निंग में आपको हर विषय की सामग्री मिल जाएगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि पेपर आपका 90 मिनट का होगा बच्चों। 40 अंक का पेपर होगा। प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांटा जाएगा, का, खा और गा में। का में आप पढ़ित बोध यानी कि अनसिन पैसेज जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, वो आएंगे। 36 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 18 करने हैं, यानी कि दुगने से हाफ, 2 में से 1 करना है। ये सीन हो गया आपका। और खंड खा में 5 प्रश्न हैं, जिनके 37 से 41 से सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और खंड गा में आपके प्रश्न 42 से 51 में सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साथ में 52-57 4 प्रश्नों के, और 58 से 62 3 प्रश्नों के। टोटल कितने प्रश्न उत्तर देने हैं आपको? 18। और ये 5 हो गए, और ये कितने हो गए? 9, यानी कुल मिला के आपको देने हैं। तो 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बेटा आपको कुल मिला के, और 40 प्रश्नों के अंक समान है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही जरूरी है, जो कि आप परीक्षा से पहले आप पढ़ोगे भी। शुरुआत करते हैं पेपर की। तो आप पढ़ित गद्यांश, ठीक है। आपको सिर्फ उत्तर याद नहीं करना, आपको समझना है कि जब परीक्षा में अगर आप पढ़ित गद्यांश आता तो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो 10 क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का है पूरा ये आप पढ़ित गद्यांश। तो शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को गलत ही लगेगा। वह कितना भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार ही घुमड़ते रहते हैं, जो निरंतर विश्वास की बारिश करते हैं, अविश्वास की, और निराशा में डुबो देते हैं। यानी कि नेगेटिव जो थॉट आते हैं उसके बारे में ये अनसिन पैसेज है। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है, वो आत्महत्या का। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जब लगता है कि सब कुछ उसके अपोजिट हो रहा है। किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देना कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे, तो हो सकता है कि जीवन में निराश व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए। ऐसे व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे, लोग दांते तले उंगली दबा लें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है। यहीं से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं, सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास होने लगता है। यानी सबके अंदर पावर्स होती हैं, लेकिन हम जब कुछ गलत होता है हमारे साथ, तो अपने आप को सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा गलती हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साह कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सबको पता लग चुका है कि सीता जी को लंका का रावण अपहरण करके समुद्र पार कर लंका ले गया, तब भी लंका जाकर सीता जी को ढूंढने का कार्य समुद्र को पार कर कौन करे? किसमें इतना साहस? ये विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने ढूंढ निकाला। उन्हें हनुमान जी का यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया, उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी ने भी अपने पर भरोसा हुआ और राम नाम लेते हुए सारा कार्य कर डाला। यानी हनुमान जी को भी पहले नहीं था कि क्या मैं समुद्र को पार करके सीता मैया का पता लगा पाऊंगा। हताश, निराश और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में नहीं होने चाहिए। यानी हमें कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेट कि मैं पढ़ूंगा और टॉप करूंगा, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और देनी चाहिए। ठीक है। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हों, ऊर्जा प्राप्त कर हर संभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं। तो ये अनसिन पैसेज है बेटा। अब प्रश्न आता है कि व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? किसी व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार कब आते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं, किसी के लिए अच्छा सोचने पर भी सामने वाले को गलत लगना, बहुत मेहनत करने पे भी असफलता मिलना। तो सभी उसके उत्तर हैं कि इससे नकारात्मक नेगेटिव थॉट आते हैं।
प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निराशा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? निराशा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? स्वयं पर विश्वास करके, अपना मनोबल बढ़ाकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लाकर, उपरोक्त सभी। तो डी आएगा, उपरोक्त सभी। घ इज द राइट आंसर। जो गद्यांश दे रखा है बेटा, मैं किस पौराणिक यानी पुराने जमाने की घटना का वर्णन लिया गया, तो रामायण से लिया गया ना बेटा। जो हनुमान जी सीता वाला बात है तो रामायण से लिया गया है। गा। निराश व्यक्ति का मनोबल कब बढ़ता है बेटा? प्रेरित होकर, क्रोधित होकर, अवसाद में जाकर? कोई नहीं। तो प्रेरित होकर, अगर मोटिवेट करेंगे, जैसे कि हम किसी बच्चों को बोलेंगे कोई बात नहीं, इस पर नंबर कम आए, आप मेहनत करो, आपको सेकंड टर्म में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो क्या मोटिवेट हो जाएगा वो। प्रश्न नंबर 5, हमारे जीवन के शब्दकोश में कैसे शब्द नहीं होने चाहिए? तो हताशा, निराश, असफलता, ये नहीं होना चाहिए। खा एक सही उत्तर है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है बेटा? निराशा का आशा सही होता है, अवसाद का प्रसन्नता, असंभव का संभव, जीवन का जन्म, जीवन का मृत्यु होता है। तो घ सही उत्तर है बेटा इसका। अब प्रत्यय तो आपको पता है, प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगता है। तो प्रकाशित का जो प्रत्यय, वो कौन सा प्रत्यय? वो इत प्रत्यय बेटा। प्रकाश जमा इत, मूल शब्द है प्रकाश जमा इत। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है? संयुक्त अक्षर क्या होता है बेटा? जो जैसे कि शा है, शा का और शा से मिलकर बनाए, है ना। तो संयुक्त अक्षर कौन सा नहीं है? तो ये है, और कौन सा नहीं है ये पूछा गया, कौन सा नहीं है? मनोबल नहीं है, मनोबल नहीं है। ठीक है, तो घ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? आत्महत्या का। तो आपको जो बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज को ध्यान से कूल होकर पढ़ें एक बार, और फिर उसके प्रश्न करेंगे तो बहुत जल्दी आपको उत्तर आ जाएंगे। गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? तो शीर्षक होना चाहिए आत्मविश्वास का बल, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का बल। घ। तो 2 आपके अनसीन पैसेज होंगे, एक करना होगा, एक मैंने कर दिया, दूसरा देखो पढ़ेंगे ध्यान से। तो शुरुआत कर रहा हूँ। दिवाली की पूरी चमक दमक आज के समय के में एक बहस और चर्चा का विषय बन गया है। दिवाली के विषय में होने वाली चर्चाओं में मुख्यतः पटाखों के दुष्प्रभाव का मुद्दा छाया रहता है। हाल के शोधों से पता चला है कि जब लोग प्रतिवर्ष पटाखे जलाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले कचरे के अवशेषों का पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी दिवाली में जो बम पटाखे जलाते हैं उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उसके विषय में ये अनसीन पैसेज है। एक तरीका और बता रहा हूँ आपको बच्चों, कभी फटाफट गोले मत करना, पहले आप एक क्वेश्चन पूरा कर लो, उस पर क्वेश्चन पेपर पर टिक मार लो, इससे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है, तो उसके गोले करना आप। फूटते हुए पटाखे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न करते हैं, जो सामान्यतः वायु से मिश्रित हो जाती है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां हवा पहले से ही अन्य कारणों से काफ़ी प्रदूषित है, जब पटाखों का धुआं हवा में मिलता है तो वायु की गुणवत्ता को और भी अधिक खराब कर देता है। इस प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आतिशबाजी द्वारा उत्पन्न हानिकारक छोटे छोटे कण धुंध से मिल जाते हैं, हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ठीक है, ये आपका पैसेज है। पटाखों में क्या क्या होता है बेटा? पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, स्ट्रोटियम, लिथियम, एंटीमोनी, सल्फर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जैसे हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं। ये रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। एंटीमोनी सल्फाइड एल्यूमिनियम क्या करता है? अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा पोटेशियम अमोनिया से फेफड़ों कैंसर भी हो सकता है। बोरियम नाइट्रेट से श्वसन संबंधी बीमारी होती हैं, कमजोरी होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से कारण बनते हैं। कॉपर, लिथियम से हार्मोन असंतुलन हो जाते हैं, और इसके साथ जानवरों पौधों के लिए भी हानिकारक है। दिवाली भले ही हम मनुष्य के लिए हर्ष उल्लास का समय, पर पशु पक्षियों के लिए काफ़ी कठिन समय होता है। कुत्ते बिल्ली अपनी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति को काफ़ी संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि तेज आवाज़ सुनकर वे काफ़ी डर जाते हैं। पटाखों द्वारा उत्पन्न होने वाली तेज आवाज़ के कारण ये प्राणी काफ़ी डरे सहमे में रहते हैं। इस मामले में बेघर जानवर की दशा सबसे अधिक दयनीय होती है, क्योंकि ऐसे माहौल में उनके पास छुपने की जगह नहीं होती। कई सारे लोग मजे के लिए इन जानवरों की पूंछ में पटाखे बांधकर जलाते हैं। इसी तरह चिड़िया भी इस तरह की तेज आवाज़ों के कारण प्रभावित होती है, काफ़ी डर जाती है। इनके साथ ही पटाखों के तेज प्रकाश के कारण उनके रास्ता भटकने, अंधे होने का खतरा भी बना रहता है। भले ही रंग बिरंगी और तेज आवाज़ों वाली आतिशबाजी हमें आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, हमारे वायुमंडल, इस ग्रह के अन्य प्राणियों पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं नकारात्मक प्रभावों के देखते हुए पटाखों का उपयोग कम करना होगा।
क्योंकि यह क्षणिक आनंद हमारे लिए बहुत नुकसान दे सकता है। तो सेकंड पैसेज भी बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो सेकंड पैसेज को देखते हैं बेटा। आपने पैसेज ध्यान से सुना, नहीं सुना तो मैं इसका एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस पेपर को आप डाउनलोड करके मेरी वीडियो के साथ साथ पेपर को आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न, दिवाली से संबंधित चर्चाओं में कौन सा मुद्दा छाया रहता है? तो वो आपका सही उत्तर है पटाखों के दुष्प्रभाव का। गा बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आतिशबाजी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गा सही उत्तर है। हार्मोनल असंतुलन पैदा करने वाले विषैले तत्व क्या है? अब हार्मोनल पूछा गया है, तो हार्मोनल का ढूंढते कहाँ है? देखो यहाँ पे हार्मोनल मिलेगा आपको, ये रहा। तो कौन कौन सा है? कॉपर और लिथियम। तो कॉपर और लिथियम मिल जाएगा आपको इजीली, ये रहा। ए इज द राइट आंसर। एंटीमो सल्फाइड और एल्युमिनियम से कौन से रोग होते हैं बेटा? तो अल्जाइमर होता है। खा इज द राइट आंसर। यानी जो 10 नंबर आपके हैं बेटा बहुत ही ईजी मिल जाएंगे, बस ध्यान से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षियों के लिए दिवाली का कैसा समय होता है बेटा? डर से भरा हुआ, बहुत डर जाते हैं किससे? साउंड से और लाइट से। मजे लेने के लिए कुछ लोग जानवरों से कैसा व्यवहार करते हैं? उनकी पूंछ में पटाखे बांधकर जलाते हैं। गा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो परिजमा आवरण होता है पर्यावरण, यानी कि का इज द राइट आंसर। समास आपको आते होंगे, समाज की वीडियो अपलोड ऑलरेडी देख लेना कि पशु पक्षी में कौन सा समाज है। तो पशु पक्षी में बेटा द्वंद्व समाज है। जिस समाज में डैश आ जाए वो द्वंद्व समास होता है। अच्छा, विलोम शब्द का कौन सा उद्गम गलत है? नकारात्मक का अकारात्मक, यही गलत है भाई। ये मतलब सही उत्तर मान जाए क्योंकि गलत है। हानिकारक लाभदायक होता है। संतुलन का असंतुलन होता है। आनंद का विषाद होता है। उपरोक्त गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है बेटा? तो बेटा आतिशबाजी के दुष्प्रभाव। खा बिल्कुल सही उत्तर है। अब एक कविता यानी 18 नंबर करना, तो कहने का मतलब है एक आपका गद्यांश आएगा जिसमें एक कविता नहीं होती, एक पद्यांश। पद्यांश को काव्यांश भी कहते हैं और कविता भी कहते हैं। तो तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सर्जन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुंचता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा। क्या बढ़िया। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। आशा बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं, जो खुद मिटाने वाले वे रचते इतिहास नया। मंत्रनाश का पड़ा करे कुछ द्वार द्वार पर जा करके, फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिलाकर। यानी कि एक सज्जन और दुर्जन व्यक्ति का चित्र किया गया इसमें कि दानव और मनुष्य के बीच। तो चिड़िया अपने आवास का निर्माण कैसे करती है? आप जब वीडियो ये पढ़ोगे पंक्ति तो अपने आप लिख दोगे तिनका जोड़ जोड़ कर। तो गा इज द राइट आंसर। सर्जन का आकाश नया से क्या तात्पर्य है बेटा? नव निर्माण, नया निर्माण करने को सर्जन का आकाश कहा जाता है। दुखियों के आंसू कौन पहुंचता है बच्चों? दुखियों के आंसू मानव पहुंचता है। दानव तो दुख देता है। और दानव किस प्रकार के कार्य करने वाला बताया गया? दानव क्या करता है? दूसरों को रुलाने वाला। दानव हमेशा दूसरों को रुलाता है बच्चों। जीवन में नया विश्वास किस प्रकार आता है? तो जीवन में नया विश्वास आता है बच्चों रचनात्मक क्रिएटिव कार्य करने से, रचनात्मक कार्य करने से। नाश का मंत्र पढ़ने से क्या अर्थ है? तो नाश का मंत्र पढ़ने का अर्थ है दूसरों का अहित करना। जो कहते हैं ना जादू टोना करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं वो। फूल खिलाने का प्रयोग किस संदर्भ में लिया गया है? तो फूल खिलाने का है प्रत्येक व्यक्ति तक खुशियां पहुंचाना। खा सही उत्तर है। काव्यांश के आधार पर बताना है कि अत्याचार करने वालों का अंत कैसा होता है? एक दिन खुद ही नष्ट हो जाता है, जिसे रावण नष्ट हो गया था। अगला है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ये बचपन के बारे में। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ लिए मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी वे माँ काओ,
हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। ठीक है, तो कवित्री को बचपन की याद क्यों आ रही थी? तो बचपन के दिन बहुत मधुर होते हैं, बचपन सबको प्यारे लगते हैं, बचपन के दिन अच्छे होते हैं, यानी कि घ सही उत्तर। सभी बचपन के बारे में तो घ सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, नंदन वन का प्रयोग किसके लिए किया गया? अपने घर के लिए। नंदन वन, अच्छा सा वन, अपने घर के लिए। बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती बच्चों? तो बचपन की चिंता रहित जीवन, उल्लासपूर्ण खेलना कूदना, माता पिता से पूरी अपनी जिद करवाना, तो घ सही उत्तर है। बड़े बड़े मोती से आंसू, जयमाला पहनाते से। जब भी से और डैश आ जाए तो बेटा उपमा अलंकार होता है। का इज द राइट। कभी भी ये आ जाए साय से, उपमा अलंकार होता है वो। कवित्री की बिटिया हाथ में क्या लेकर आई थी? मिट्टी। क्या लेकर आए थे बच्चे? मिट्टी बचपन में बहुत खाते हैं। काव्यांश में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। कौन सा है? वात्सल्य। बचपन का जब भी किसी बच्चे का चित्रण हो तो वात्सल्य रस होता है बेटा। तत्सम शब्द, निम्नलिखित में तत्सम शब्द छांटना है बेटा। तो तत्सम क्या है? इनमें से निर्भय, निर्भय तत्सम शब्द है। कवित्री किसको बुला रही थी बेटा? कवित्री बचपन को बुला रही थी। काश बचपन, देखो बचपन लौटा दे मेरे, ये लिखो, लिखा है स्टार्टिंग में, बचपन याद आती है मुझे, बचपन तेरी। तो ये तो आप बहुत इजी कर लोगे। अब बात आती है आपकी ग्रामर की और। तो ग्रामर की है, इसकी वीडियो अपलोड है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, ध्यान देखना। पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव होता है? तो पत्रकारिता के मूल में जिज्ञासा। जिज्ञासा जिसमें क्यूरियोसिटी है वही पत्रकार बन सकता है, तो का सही उत्तर है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई थी? तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी बंगाल गजट से। घा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना गया है? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, तो मीडिया को माना गया है। गा इज द राइट आंसर। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? बहुत ही अच्छी फेमस डायरी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। घ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाचार का नहीं है? तो समाचार में कल्पना लिख सकते हैं। कल्पना होता है इमेजिनेशन। भाई समाचार होता है न्यूज़, जानकारी देना, तो कल्पना नहीं है। अब बुक में से आता होगा बच्चों आपको, यानी आपको करना है कि 18 नंबर का तो आपका आंसर पैसेज आएगा बेटा, बाकी बचे 22 नंबर तो वो आपके बुक्स में से आएंगे और ग्रामर में से आएंगे। ठीक है, तो मुरली तव गोपाल ही भवती, सुनिरी सखी जदहि नंदलाही, नाना भांति नचावती। मुरली गोपाल की बहुत फेमस है, कृष्ण जी के मुख पे मुरली विराजमान है जो सखियों को नचा रही है। राखती एक पई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, यानी कृष्ण को एक पैर पे खड़ा करके उन पर अधिकार जताती है। कौन? मुरली। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है अवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नाट नटावती। अपुन पोड़ी अधर सज्जा पर कर पलवत, खुद तो उनके होंठ रूपी बिस्तर पे मुरली विराजमान होके हम सबको नचा रही है। ये कविता का आशय है। तो प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है बेटा? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों की किस भावना के बारे में बताया गया है? मुरली के प्रति सौतैया, कि मुरली उनकी सौतन है। गा इज द राइट आंसर। सेज पर यानी कृष्ण के अधर रूपी होठों पर कौन विराजमान है बेटा? मुरली विराजमान है। गा इज द राइट आंसर। कर पल्लव, कर पल्लव में कौन सा अलंकार है? कर पल्लव, तो कर पल्लव में बेटा रूपक अलंकार। रूपक, क्योंकि कर हाथ शोर थोड़ी ना मचाते हैं, तो कर पल्लव। कनोड़े शब्द का अर्थ है कनोड़े, कनोड़े का होता है बेटा दास। तो मुरली के दास कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी मुरली के दास हैं। ये आपकी गद्यांश बुक में से सिद्धेश्वरी, जिससे वो दोपहर का भोजन था ना, सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा सा चढ़ गया, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, बड़का तो छोटे भैया पर जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ कह सकता है पर ये नहीं देख सकता कि उसका प्रमोद को कुछ हो जाए। तो सिद्धेश्वरी जो दोपहर का भोजन था अमरकांत ने लिखी थी, बहुत ही अच्छी एक कहानी है, उसका ये कुछ अंश दे रखा है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बता दिया, अमरकांत जी हैं। दोपहर का भोजन उसका नाम है। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? अमरकांत, मैंने अभी आपको बताया। तो अमरकांत जी लेखक हैं इस गद्यांश के। पागल नहीं बड़ा होशियार, उस जमाने का महात्मा, ये किसके लिए कहा गया था बेटा? रामचंद्र यानी बड़े बेटे के लिए।
सिद्धेश्वरी का उपरोक्त कथन किस बात का सूचक है? उसके लड़के महान हैं, उसके बेटे की समाज में बड़ी इज्जत है, भूख अभावों के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने का प्रयास, यानी कि गरीबी में भी परिवार को, क्योंकि गरीबी में एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं तो कि हाँ तुम्हारा ये भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो प्रेम बना रहता है। प्रस्तुत गद्यांश किस अंश पाठ का है? तो ये आपको पता होगा, दोपहर का भोजन से। खा बिल्कुल सही उत्तर है। प्रमोद कौन था? प्रमोद कौन था बेटा? तो प्रमोद सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का था, यानी कि गा इज द राइट आंसर। अब 52वां प्रश्न है बेटा, आपको 4 करने हैं, ध्यान रखना 4 प्रश्न करने हैं 6 में से, यानी 6 के 6 कराओ जोश में। तो टॉर्च बेचने वाला किस कंपनी के टॉर्च बेचता था? बहुत ही आसान प्रश्न है, सूरज छाप टॉर्च बेचता था, बिल्कुल सही उत्तर है। दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? व्यंग। कमेंट किया गया है, क्या किया गया है? व्यंग किया गया है, यानी कि क्या है? व्यंग किया गया है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन गलत। दोपहर का भोजन तो मैं टॉर्च बेचने वाले के समझ बैठा था। दोपहर का भोजन है बेटा बेरोजगारी में जूझ रहे निम्न मध्यम वर्ग परिवार की व्यथा। दोपहर का भोजन अमरकांत वाला भी जो ऊपर पढ़ा हमने, तो वो है। हामिद को ईदगाह जाने के लिए कुल कितने पैसे मिले थे बेटा? तो 3 पैसे मिले थे। 3 पैसे यानी चिमटा, 3 पैसे मिले थे बेटा। कबीर के अन्न न भाने नींद न आने का कारण क्या है? क्या कारण है बेटा? परमात्मा से वियोग, यानी ईश्वर से दूरी। खेलन में कांको गुस्सैया, खेलन में क्यों गुस्सा होते हैं? पद किसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है इसमें? बाल मनोविज्ञान का, कि बच्चे खेल में रूठ जाते हैं। श्याम रंग, काला रंग कौन सा अलंकार है? श्याम रंग कौन सा अलंकार होता है? श्याम रंग। काला रंग किसका है? श्लेष, चिपका हुआ। श्याम मतलब काला भी होता है, श्याम मतलब कृष्ण भी होता है, श्याम रंग का। अब 5 में 3 प्रश्न करने हैं बेटा आपको। अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है? ये क्या है पाठ की विधा? एकांकी था, ये क्या था? एकांकी। राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती है बेटा? चंद्रकांता संतति का इज द राइट आंसर। बिना शाम के लिए क्या बनाती है? तो बिना शाम के लिए अंडे का हलवा बनवाती है, गा इज द राइट आंसर। राधा को गोपाल का कौन सा रहस्य पता चल जाता है? धूम्रपान करने का, सिगरेट पीने का। और निम्न में से बीमा की चरित्र की विशेषता क्या है? कि वह सुशिक्षित है, स्वच्छता प्रिय है, आधुनिक विचारों वाले की उपरोक्त सभी। तो वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षा में हेल्प करेगी, साथ में आपको आइडिया भी दिया कि कैसे अनसीन पैसेज को ध्यान से शांति से पढ़ के समझना होता है, फिर उसके उत्तर देने होते हैं। यानी क्वेश्चन में घबराना नहीं है, आपको ध्यान से करना है। और एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए, आपको हर विषय की वीडियो मिलेगी। सेकंड टर्म में आपको हर सब्जेक्ट का एक कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।